नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। और बिहार एसएससी का जो ये टेस्ट सीरीज मैं चला रहा था, इसका आज 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस सेट को शुरू करते हैं। तो इस सेट का जो पहला प्रश्न है और इसका जो ये है क्वेश्चन है वो है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो दोस्तों, ये जो फिरोज शाह मेहता थे वो एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी के एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये कब की थी दोस्तों? तो ये इन्होंने किया था 1885 में, याद रखिएगा। और 1885 में ही हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना भी हुआ था, याद रखिएगा। तो प्रश्न एक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। मृत घाटी यानी कि डेड वैली क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों, डेड वैली क्यों प्रसिद्ध है? ये एक क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक ये है, क्या बोलते हैं उसको, डेथ वैली। मतलब इसको जो मृत घाटी एक नेशनल पार्क भी है डेथ वैली। ये सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, मतलब ये कैलिफोर्निया अमेरिका में है, याद रखिएगा। जो डेथ वैली नेशनल पार्क है ये कैलिफोर्निया अमेरिका में है। तो इसे बोल रहा है कि ये प्रसिद्ध क्यों है। डेथ वैली नेशनल पार्क जो है, ये नेशनल पार्क है, बिल्कुल समझिए कि रेगिस्तान है, पहाड़ और रेगिस्तान है। इसमें वनस्पतियां जो है जो पाई जाती है, और रेगिस्तानी वनस्पतियां पाई जाती है। तो ये मतलब क्यों प्रसिद्ध है बताइए? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों अत्यधिक उष्णता के लिए, याद रखिएगा। मैंने जैसा कि बताया कि बिल्कुल बंजर है, बिल्कुल सिर्फ रेगिस्तान और पहाड़ ही है। तो ये जो अत्यधिक गर्मी यानी अत्यधिक उष्णता के लिए प्रसिद्ध है। और मृत घाटी डेड वैली जो है, ये मैंने गलती से बोल दिया, लेकिन ये जो है कैलिफोर्निया में है। और कैलिफोर्निया एक राज्य है अमेरिका का। तो याद रखिएगा डेथ वैली कहाँ है, तो अमेरिका में है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में है डेथ वैली नेशनल पार्क, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन 2 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अत्यधिक उष्णता के कारण। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, पहला जो है वो है क्या है कि जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश के पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। तो ये जो पहला जो हो जाएगा दोस्तों वो सही है, याद रखिएगा कि हाँ, जो ये होता है जलोढ़ मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय जो प्रदेश है उसके पूर्वी तटों और नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाते हैं। तो पहला सही हो जाएगा। प्रति वर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपण होने वाली जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। तो दोस्तों नहीं, दोस्तों बांगर नहीं, उसको खादर कहते हैं। तो दूसरा है जो गलत हो जाएगा। जो बांगर जो होता है दोस्तों वो क्या बोलते हैं, मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। और खादर जो कहते हैं वो जो निक्षेपण के द्वारा लाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, उसको खादर कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये इसमें बांगर दिया, तो दूसरा गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रति वर्ष जो बाढ़ के द्वारा निष्पेषित होने वाली जलोढ़ मृदा होती है उसको बांगर कहते हैं, ऐसे खादर कहते हैं, याद रखिएगा। बांगर नहीं कहते हैं। बांगर जो होती है प्राचीन या पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। नवीनतम जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, उसको खादर कहते हैं। तो दूसरा गलत हो जाएगा। जलोढ़ मृदा को में पोटास की मात्रा अधिक। हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा जलोढ़ मृदा में जो है पोटास की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पहला और तीसरा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 3 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 3, याद रखिएगा। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया जलोढ़ मिट्टी, देखिए जलोढ़ मिट्टी कहाँ हमारी पूर्वी उत्तरी भारत में पाई जाती है, जैसे कि बिहार, यूपी के जो, और ये जो राजस्थान और हरियाणा का जो क्षेत्र है, इसमें सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। और देखिए लेटराइट टोटल जो है 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में। और मैंने जो छो है वो उस मैप पे दिखा दिया है, याद रखिएगा। तो देखिए बांगर जो है, बांगर जिसको इसको बोलते मैंने बताया, पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं। और जो नई जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के द्वारा लाई जाती है उसको क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। यह मृदा नदी के बेसिन से दूर पाई जाती है। हाँ याद रखिए, जो नदी की जो बेसिन है, मैंने जैसा कि बताया, ये दूर पाई जाती है, याद रखिएगा। और यह मृदा जो है नदी के बेसिन के पास पाई जाती है। यह भूमि कम उपजाऊ होती है तथा खेती के लिए आदर्श नहीं होती है। तो ये खेती के लिए आदर्श नहीं होती है। और ये जो होती है मृदा जो होती है ये उर्वरक होती है, और ये कृषि के लिए बहुत ही आदर्श मानी जाती है। तो याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता, किस स्थिति में होता है? तो सूर्य स्थिति जो होता है दोस्तों वो याद रखिएगा सदैव जो होगा जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाएगा, याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा जो होगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा, याद रखिएगा। जब पृथ्वी और सूरज है उसके बीच में जब चंद्रमा आ जाएगी तब सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी। तो प्रश्न 4 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये देखिए चंद्र का ये सूर्य ग्रहण हो गया। क्योंकि ये इसका जो है सारा लाइट जो है ये क्या रोक लिया, ये जो चंद्रमा है रोक लेता है, तो सूर्य दिखाई नहीं देता है। और हाँ दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा, जो जो सूर्य ग्रहण होता है वो हमेशा अमावस्या के दिन होता है, याद रखिएगा। हमेशा जब अमावस्या होगा,
अमावस्या होगा तभी क्या होगा, ये सूर्य ग्रहण होगा। और चंद्र ग्रहण तभी लगेगा जब पूर्णिमा के दिन होगा, याद रखिएगा। हमेशा पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है और हमेशा अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। और ये देखिएगा पेनम्बरा और उम्ब्रा जो होता है, याद रखिएगा। ये जो डार्क जो शैडो होता है, देखिए ये जो डार्क शैडो जो इतना दूर बनता है, इसका जो एरिया जो होता है, इतना एरिया, ये होता है उम्ब्रा। और जो ये लाइट शैडो होता है, जो हल्का जो परछाई होता है, ये दो साइड में, उसको बोलते हैं पेनम्बरा, याद रखिएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पे है दोस्तों? तो दोस्तों देखिए, मैं बता दूं, ऐसा सब लोग जानते ही होंगे कि यूरेनियम का जो सबसे बड़ा भंडार और देश पाया जाता है वो कजाकिस्तान है, याद रखिएगा। तो प्रश्न 5 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत में यूरेनियम के मुख्य उत्पाद झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है, भारत में बता दिए आपको। और राजस्थान के भीलवाड़ा और बूंदी में यूरेनियम मुख्य उत्पादक है, याद रखिएगा। झारखंड और राजस्थान का भीलवाड़ा, बूंदी, और झारखंड का जादूगोड़ा, याद रखिएगा। यूरेनियम का जो अयस्क है वो है थोरियानाइट और पिंचब्लेंड, दोनों जो है और है किसका, यानी कि अयस्क है किसका, यूरेनियम का, थोरियानाइट और पिंचब्लेंड, याद रखिएगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश का मैंने ट्रिक दे दिया यहाँ पे, का मतलब कजाकिस्तान जो सबसे ज्यादा है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 10 डिग्री चैनल दोस्तों, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ये सही है दोस्तों। 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार को क्या करता है, अंडमान यहाँ पे है और निकोबार यहाँ पे है, तो इन दोनों को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो ये सही है। डोबर जल डमरू, तो डोबर जल डमरू भी सही है दोस्तों। ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, एक जहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इंग्लैंड है, एक इंग्लैंड है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रांस है, तो यहाँ पे एक इंग्लिश चैनल है, और यहाँ पे जो है नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सी है, तो ये दोनों को क्या करता है, मिलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है, इंग्लैंड और फ्रांस को ये जो है जो डोबर जल डमरू अलग करता है, और इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर जो कि जल पानी का क्षेत्र है, वो दोनों को मिलाता है, तो ये भी सही है दोस्तों। मलक्का जल संधि, हाँ दोस्तों, तो मलक्का जल संधि जो है वो अंडमान सागर को और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है, ये भी सही है। डेविस जल डमरू दोस्तों ये गलत है। डेविस जल डमरू जो है वो बेफिन की खाड़ी को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है गलत है दोस्तों, याद रखिएगा। डेविस जल डमरू जो है वो, याद रखिएगा, किसको अलग करता है, जोड़ता है बेफिन की खाड़ी को और अटलांटिक महासागर को, ये करता है क्या, उसको क्या बोलते हैं, जोड़ता है, और कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन 6 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। हाँ देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे क्या था, डोबर स्ट्रेट जो था, डोबर मैंने बताया इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ता है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश चैनल को और इसको जोड़ता है, और ये जो इंग्लैंड है और ये देखिए फ्रांस है, इसको अलग कर रहा है, देखिए। और यहाँ पे देखिए डेविस जो जल संधि है, डेविस वो बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सी जो कि अटलांटिक ओशियन में है, दोनों को जोड़ रहा है, याद रखिएगा। और कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग कर रहा है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आइए, 10 डिग्री जो चैनल है ये वाला, ये किसको, अंडमान को और निकोबार को अलग कर रहा है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ऑफ जो मलक्का है, मलक्का की जो खाड़ी है वो ये अंडमान सी और ये साउथ चाइना सी जो है ये इसको जोड़ रही है, याद रखिएगा। और ये मलेशिया को और क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया के ये जो इसको है अलग कर रही है, याद रखिएगा। तो हाँ दोस्तों देखिए, मैंने इस अथी के थ्रू भी मैंने आपको बता दिया, तो आप जिसको ध्यान में ना हो आप इस मैप से भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो दोस्तों ओलिव रिडले एक कछुआ का एक प्रजाति है जो कि सबसे सूक्ष्म सबसे छोटा समुद्री कछुआ के रूप में ये जाना जाता है। ये मतलब भीतरकनिका एक नेशनल पार्क है उड़ीसा में, वहां ये पाया जाता है, याद रखिएगा। ये कहाँ है दोस्तों, भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है, उड़ीसा में है, याद रखिएगा। ओडिशा में है क्या, भीतरकनिका नेशनल पार्क, और ये ओलिव रिडले कछुआ के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो प्रश्न 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे इसमें सोचने का भी जरूरत नहीं है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अमेजोन वर्षा वन। जो अमेजोन जो रेन फॉरेस्ट है वो पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न 8 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है?
तो ओजोन परत को जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है दोस्तों वो मीथेन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC पहुंचाता है, याद रखिएगा। ऐसे तो सब पहुंच जाता है, मतलब मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंचाता है, लेकिन ज्यादा जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि डी पहुंचाता है। तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी जो तंत्र है यानी कि जो इकोसिस्टम है, इसकी जो परिसंकल्पना है किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी जो तंत्र है इसकी जो प्रस्तावना प्रस्तावना किसने पारित की थी? तो इसकी प्रस्ताव तो इसका जो पारिस्थितिकी तंत्र की जो प्रस्तावना जिसने पारित की थी वो थी AG टांसले ने, याद रखिएगा। तो प्रश्न 10 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन है दोस्तों? दोस्तों पश्चिम की ओर मतलब कि अरब सागर की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो कौन कौन है? तो देखिए दोस्तों, नर्मदा है, ये नर्मदा हो गई ये दोस्तों, ये कहाँ से मध्य प्रदेश से निकल के इधर ये अरब की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन ए भी हो सही है। माही भी सही है क्योंकि माही भी मध्य प्रदेश से निकलती है और इधर अरब सागर में गिरती है, और ताप्ती भी मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में। लेकिन ये जो महानदी है दोस्तों, याद रखिएगा, ये कहाँ गिरती है? ये उड़ीसा होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो प्रश्न 11 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि A, B और C है, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। देखिए तो देखिए दोस्तों, लूनी नदी है वो भी पहले गिरती थी, लेकिन अब वहां राजस्थान में विलुप्त हो जाती है। साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, मीठी, मांडवी, जुआरी, शरावती, भरतपुझा और पेरियार और पुंबा कहाँ गिरती है? पश्चिम की ओर गिरती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक अम्ल, यानी कि क्या हाइड्रोलिक जो अम्ल है वो अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। यह निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है? तो देखिए दोस्तों, जैसे कि सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है NaOH प्लस क्या है HCl, तो ये मिलके क्या बनाती है? NaCl बनाता है। NaCl प्लस क्या बनाता है? H2O बनाता है। तो ये क्या है दोस्तों? ये सॉल्ट हो गया और ये वाटर हो गया। तो ये सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो ये क्या हो गया? एसिड, और ये बेस है, बेस, और ये जो है एसिड है। एसिड और बेस मिलके क्या बन जाता है? न्यूट्रलाइज होकर के सॉल्ट और वाटर बन जाता है। तो ऑप्शन 12 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रलाइज, यानी कि युदासीकरण। तो प्रश्न 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन कौन कौन नहीं है, तो मैं बता दूं दोस्तों, दहन जो है ऑक्सीडेशन है। कोई भी चीज को अगर जलाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन को O2 के प्रेजेंस में जलाते हैं तो H2O बनता है। तो इसमें क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण हो गया। तो भोजन का पाचन, इसमें क्या होता है दोस्तों? भोजन तब तक नहीं पचेगा जब तक ये क्या हो, पेट में जाकर के ये नहीं होगा कि इसको गर्मी नहीं मिलेगी। इसमें भी भोजन के पाचन में भी ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का ये होता है, क्या बोलते हैं? एडिशन होता है। श्वसन में भी क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि श्वसन में भी ऑक्सीजन का एडिशन होता है। वो जहां पे देखिए दोस्तों O2 जिसमें ऐड हो रहा है वो क्या हो जाता है? ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है मैं बता दूं, ऑक्सीडेशन जैसे कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से अगर बाहर जा रहा है, किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का जो है मतलब घट रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन अगर जुट रहा है तो वो हो जाता है रिडक्शन, यानी कि अभिकारक। तो इसीलिए याद रखिएगा कि यहाँ पे जो अवक्षेपण है जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद रखिएगा। तो ये हो गया अवक्षेपण, ये नहीं है, इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है, याद रखिएगा। तो प्रश्न 13 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का जो सुचालक है दोस्तों वो याद रखिएगा, वो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए प्रश्न है जो आपको फंसाएगा। यहाँ पे क्या है? सल्फर है दोस्तों। ये भी क्या बोलते हैं मेटल है, और ये कॉपर भी मेटल है। तो ये दोनों जो है विद्युत का सुचालक होगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट ऐसा एक धातु है जो कि विद्युत का क्या है? सुचालक है। तो इसका 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये हो, चलिए, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबर जो है निम्न में से किसका बहुलक है? वो ऑप्शन डी, आइसोप्रीन का है। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है।
तो वास्तविक जो वस्तु होता है उसका सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण होता है वो कौन होता है दोस्तों? वो हमेशा समतल और उत्तल दर्पण। याद रखिएगा दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ये बहुत 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 ज़्यादा ही ये क्या बोलते हैं जरूरी है। क्योंकि इसलिए जरूरी है, मैं बता दूं, क्योंकि इससे प्रश्न हमेशा बनता है और ये हमेशा आप याद रखिएगा। ये जो उत्तल लेंस है, ये जो हमेशा जो प्रतिबिंब बनाएगा, ये क्या बनाएगा? सीधा बनाएगा हमेशा, चाहे कहीं पे भी रहे, कहीं पे भी रहे वो कहाँ बनाएगा? फोकस और ये जो है एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बीच में बनाएगा। तो इसके कभी अगर प्रश्न पूछ दे कि जो ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और क्या बनाएगा? सीधा और आभासी, यानी कि क्या बोलते हैं, ये वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा। वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि सीधा और आभासी, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, समतल और उत्तल दर्पण। ये जो समतल दर्पण है हमेशा क्या बनाता है? सीधा बनाता है प्रतिबिंब को, और उत्तल दर्पण भी हमेशा सीधा बनाता है, याद रखिएगा। यानी कि वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है, सीधा बनाता है, याद रखिएगा। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया, कहीं पे भी देखिए बियॉन्ड जो ये जो उत्तल रेंज में कहीं भी देखिए, यहाँ पे रख दीजिए, 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 कहीं पे भी रख दीजिए, कहाँ पे बन रहा है? और ये हमेशा सीधा बन रहा है और ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, हमेशा सीधा बन रहा है। देखिए ऐसा है तो एकदम हमेशा सीधा बनेगा, याद रखिएगा। उत्तल लेंस में कहीं पे भी रखिए, इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो कहाँ बनेगा? एक ही जगह पे बनेगा, यानी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और हमेशा सीधा बनेगा, याद रखिएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षर का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबक जब बनाना होता है तो हमेशा हम नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? तो मिश्रण का जो पृथक्करण जो विधियां हैं दोस्तों, वो याद रखिएगा, वो कौन कौन है? इनमें से सभी हैं, याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मनुष्य में जो मादा यानी कि फीमेल का जो जनन अंग है, यानी कि रिप्रोडक्शन जो पार्ट होता है, उससे 3 हार्मोन का स्राव होता है। वो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सुमेलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही क्या बोलते हैं, वो महत्वपूर्ण आ गया है। देखिए यहाँ पे देखिए, टोकोफेरॉल जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन ई भी बोलते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों? जनन क्षमता की कमी आती है, इसकी कमी से, याद रखिएगा। और ये थायमीन से क्या होता है? थायमीन से बेरी होता है, याद रखिएगा। और ये नेफ्थोक्विनोन से क्या होता है? ये चोट लगने पर रक्त का थक्का जगने में देरी होता है। और साइक्लोकोवालामीन जो होता है, इससे क्या होता है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियां होती हैं। अब बताऊं तो इसको क्या बोलते हैं? विटामिन ई बोलते हैं। इसको नेफ्थोक्विनोन को क्या बोलते हैं? विटामिन के बोलते हैं, याद रखिएगा। थायमीन को विटामिन B1 बोलते हैं। साइक्लोकोवालामीन को विटामिन B12 बोलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए मैंने बता दिया यहाँ पे सबका जो है जितना भी डिफिशियंसी है, और विटामिन ए का जो नाम है, देखिए मैंने बताया साइक्लोकोवालामीन से क्या होता है, पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि तंत्रिका तंत्र में ये होता है। तो ये देख लीजिएगा अगर आपको वीडियो पॉज करके देखना होगा तो। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा एक जीव है दोस्तों, उसमें जो भोजन जो ग्रहण करता है वो किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा, यानी कि सूडोपॉड के द्वारा, याद रखिएगा। देखिए सूडोपॉड, ये जितने भी हैं यहाँ पे देखिए, ये सब सूडोपॉड हैं। देखिए एक सेकंड, ये सब सूडोपॉड हैं। ये सब की तरह क्या करता है? ये भोजन का अंत ग्रहण करता है। तो प्रश्न जो 21 है, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 22 का जो आंसर देखते हैं, कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? ऊर्जा का जो मात्रक है दोस्तों, वो याद रखिएगा, वो क्या है? जूल है, याद रखिएगा दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा जो होता है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू ये। तो इसका क्या होता है दोस्तों? ये जूल होता है, याद रखिएगा, जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 का, याद रखिएगा। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध है? बताइए। तो सहकारी समिति का जो उपबंध है दोस्तों, वो याद रखिएगा किसमें है दोस्तों? वो
भाग 9 के ख में है, याद रखिएगा दोस्तों, भाग 9 के ख में है। भाग 9 में क्या है, याद रखिएगा, भाग 9 में है पंचायत। भाग 9 में क्या है, पंचायत। इसके अनुच्छेद 244 में है, याद रखिएगा। भाग 10 में क्या है दोस्तों, भाग 10 में है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र के बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है, भाग 10 से। भाग 9 के ख में क्या है, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। अब भाग 9 के क में क्या है दोस्तों, नगर पालिका, नगर पालिका। तो याद रखिएगा 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सहकारी समिति। भाग 9 के ख में इसका उल्लेख मिलता है। निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। 24 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, याद रखिएगा। देखिए मैंने बताया, और जो 5 प्रकार के जो रिट जारी करते हैं वो कौन है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। दोस्तों सरदार स्वर्ण समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो ये सही है दोस्तों। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने क्या बोलते हैं उसको, संविधान के 8 मूल कर्तव्यों का सुझाव दिया था। तो हाँ दोस्तों दिया था, ये भी सही है, 8 ही दिया था। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो हाँ ये भी सही है दोस्तों। और वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य है, तो नहीं दोस्तों, वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य है, याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा 25 का, याद रखिएगा। देखिए जो प्रारंभिक जो हमारी मूल संविधान था उसमें जो मौलिक कर्तव्य था वो बिल्कुल नहीं था। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, इसके द्वारा 1 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और वर्तमान में जो कुल मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 हैं, याद रखिएगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो जो प्रश्न 26 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा सभी। केंद्र द्वारा प्रति को विधायी शक्तियों का, प्रांत को प्रति नहीं है दोस्तों, प्रांत है, प्रांत को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण हुआ था, सही है। प्रांतों की कार्यकारी समिति में द्वैत शासन की व्यवस्था, सही है। और इसके तहत केंद्रीय बजट और राज्यों का बजट अलग किया गया था, तो ये भी सही है। तो प्रश्न 26 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था। तो ये सौंपा गया था दोस्तों, 27 का हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर जॉन मथाई को। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत का नहीं है। तो कुटीर उद्योग का जो विकास है दोस्तों वो हाँ तो ये है आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, तो ये भी है दोस्तों। अल्पसंख्यकों की भाषा और लिपि प्रकृति का संरक्षण, तो दोस्तों ये नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो है एक मैं बात बता दूं, ये जो है ये एक मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा। ये एक मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये मौलिक कर्तव्य नीति निर्देश के सिद्धांत में नहीं आता है। तो ऑप्शन 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं। तो ये है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर 29 का। नहीं दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सतारा को भी व्यापकगत सिद्धांत और अवध जो था दोस्तों वो व्यापकगत सिद्धांत से नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, ये इसके लॉर्ड ब्रेजली का जो सहायक संधि है इसके अंतर्गत ये ब्रिटिश साम्राज्य में लाया गया था, ऑप्शन सी को। बाकी झांसी, बघाट और सतारा को व्यापकगत संधि यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, यानी कि व्यापकगत सिद्धांत के तहत सतारा, बघाट और झांसी को, और जो ऑप्शन सी है ये इसका आंसर हो जाएगा अवध को किसके तहत, सहायक संधि के तहत मिलाया गया था। तो ये जो 29 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए सतारा को, फिर जैतपुर को, फिर भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, टोरे और आरकोट को किसके तहत मिलाया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़पगत संधि के तहत इसको मिलाया गया था, याद रखिएगा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम एक्ट पारित हुआ था, कब दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 30 का डी, यानी कि 1930 में।
क्वेश्चन प्रश्न करके क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 30 हो जाएगा, याद रखिएगा। और जो शारदा अधिनियम था दोस्तों, ये लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था, याद रखिएगा। जो लॉर्ड इरविन किसके शासनकाल में आया था, ये भी पूछ लेता है कि शारदा जो अधिनियम है वो किसके शासनकाल में आया था। तो ये जो आया तो 1930 में था, किसके शासनकाल में, तो उस समय वाइसराय जो थे वो लॉर्ड इरविन थे, और इन्हीं के समय में क्या आया था, शारदा एक्ट आया था, जो बाल विवाह को रोकने के लिए था, याद रखिएगा। तो प्रश्न 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एनजी रंगा के द्वारा सबसे पहला बार भारतीय किसान स्कूल की स्थापना की गई थी। तो 31 का आंसर ऑप्शन बी। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा हुआ था। तो इंडियन जो मिरर जो ये समाचार पत्र था, इसका संपादन हुआ था जुगल किशोर के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1909 के लाहौर अधिवेशन में, याद रखिएगा। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग कांड से संबंधित नहीं है। तो जालियांवाला बाग कांड के जांच के लिए हंटर समिति का गठन हुआ था, तो ये सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में यह सभा आयोजित हुआ था, तो ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, तो हाँ ये भी सही है दोस्तों। नहीं दोस्तों, इसके नहीं, ये जो गांधी जी तो थे, केसरी हिंद की उपाधि थी जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसके तहत इन्होंने लौटा दिया था, याद रखिएगा। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, याद रखिएगा। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। केसरी हिंद की उपाधि कब लौटाई थी, जब क्या हुआ था दोस्तों, ये हुआ था क्या, स्वदेशी आंदोलन जब इन्होंने स्टार्ट किया था। भारत में चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में पाया गया था। तो चांदी का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो हड़प्पा काल में हुआ था। तो 36 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस शासनकाल में किस शासक ने शिलादित की उपाधि धारण की थी। तो शिलादित की उपाधि हर्ष ने धारण की थी। तो 37 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 38 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिए। ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं डी हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु को, याद रखिएगा। चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। 38 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी। तो जो प्रसिद्ध जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जो कि बहुत ही हमारा जानते हैं कि हमारे प्राचीन काल में हम लोग कितने विद्वान हुआ करते थे, और पहली जो दूसरी जो यूनिवर्सिटी थी वो हमारे ही भारत में थी, जो कि एक थी नालंदा और एक दूसरा जो था ये भागलपुर में, जिसको विक्रमशिला विश्वविद्यालय जाना जाता है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। और बिंबिसार जो था हर्यक वंश का संस्थापक भी था दोस्तों, याद रखिएगा। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता जो था वो भारत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, याद रखिएगा। तो 41 का आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं तुगलक वंश के जितने भी शासक थे उसका ट्रिक मैंने दे दिया है। अगर आप याद करना चाहें तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ट्रिक को लिख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो थी कांस्य युगीन सभ्यता, याद रखिएगा। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तारीखे मुबारकी नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी। तो तारीखे मुबारकी जो नामक पुस्तक थी वो किसके द्वारा रचित थी, वो थी याहम बिन अहमद सरहिंद द्वारा। 43 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा था। तो लॉर्ड लिथगो जो थे उनका जो ये था, क्या बोलते हैं, कार्यकाल था वो सबसे लंबा था। 1936 से 1944 तक था, याद रखिएगा। टोटल 8 साल तक ये वायसराय रहे थे। और इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। ये भी पूछ लेता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हमारे भारत के वायसराय कौन थे। तो वो थे लॉर्ड लिथगो, जो 1936 से 1942 तक वायसराय रहे थे। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी विज्ञान की शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का। तो इसका 45 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो निजी प्रेषण, हाँ इसको शामिल किया जाता है। बाह्य ऋण पर ब्याज की प्राप्ति ये भी होता है। बाह्य अनुदान ये भी प्राप्त होता है। लेकिन ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, विदेशी निवासियों की आय को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो 46 का आंसर ऑप्शन डी।
बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के साधन के रूप में सहकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, याद रखिएगा। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय जो आयात और निर्यात बैंक है इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 1982, याद रखिएगा। अब अंतिम प्रश्न पे आते हैं। विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, LMF, याद रखिएगा। तो इसी के साथ 50 क्वेश्चन का जो सीरीज खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।